पहले बात करते हैं ये एमिट्रिप्टिलिन या नॉरट्रिप्टिलिन है क्या, ये दवाइयाँ और ये काम कैसे करती हैं। क्या ये दवाई आपके दर्द की जो प्रॉब्लम है, जो कंडीशन है, उसको क्योर कर रही है या सिर्फ आराम दे रही है। अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स होने लगे तो जरूरी है इन दवाइयों को बंद करके अपने डॉक्टर से इमीडिएटली परामर्श किया जाए। इसको लंबे समय तक लेंगे तो कहीं हमारी किडनी और लिवर तो नहीं बैठ जाएंगे। प्रीगैबलिन या गाबापेंटिन जो कि और नसों पे काम करने वाली दवाइयां हैं, उनके साथ में ये बहुत कॉमनली पाई जाती हैं कि हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस कैसे करता है। क्या ये एक स्लीपिंग पिल है? एमिट्रिप्टिलिन या नॉरट्रिप्टिलिन, क्या ये दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपकी मदद करेंगी या नहीं, या इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? ऐसा बहुत सारे मरीजों के साथ होता है क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती है दवाइयों के बारे में, और कई बार ये पूरी तरीके से बताने का समय भी नहीं होता या बताई नहीं जाती है। मैं डॉक्टर आमोद एक ट्रेंड और एक्रेडिटेड पेन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं दिल्ली में इंटरनेशनल पेन सेंटर में काम करता हूँ और आज इस वीडियो में हम इन्हीं दवाइयों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हम बात करेंगे कि ये दर्द के मरीजों में ये दवाइयाँ कैसे काम करती हैं, इनको सेफली कैसे लिया जाए, ये किस तरह के साइड इफेक्ट्स दे सकती हैं, किस कंडीशंस में काम आ सकती हैं और इन्हें आखिर में लेना है या नहीं लेना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना है ताकि आप ये डिसीजन खुद से ले पाएं और ये उसमें आपकी मदद कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एमिट्रिप्टिलिन या नॉरट्रिप्टिलिन है क्या ये दवाइयाँ और ये काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट क्लास की हैं। इनको हम बोलते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यानी कि TCA। अब फिर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, अगर ये दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट है तो हम दर्द के लिए क्यों दे रहे हैं इनको। बहुत सारी दवाइयाँ बनती किसी और वजह के लिए हैं लेकिन इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए होती है। और ऐसे ही ये दवाइयाँ चाहे ये एंटी डिप्रेसेंट क्लास को बिलोंग करती हूँ लेकिन दर्द के लिए इन्हें काफी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। और आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जिसका पेन रिलीविंग इफेक्ट है, यानी कि जो पेन में जो आराम देती है, वो डिप्रेशन के इफेक्ट से अलग है। जो डोजेस हम यूज करते हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं और उन डोजेस में ये डिप्रेशन पे शायद ना भी बिल्कुल काम करें। ये आम पेन किलर से हट करके हैं। आम पेन किलर से मेरा क्या मतलब हुआ, नॉर्मली जब हम पेन किलर लेते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे को यूं आराम आएगा और जैसे ही उस दवाई का असर जाने लगेगा तो दर्द वापस आ जाएगा। ये दवाइयां बिल्कुल दूसरे तरीके से काम करती हैं और इनको काम करने में समय लग सकता है। तो जरूरी नहीं है आप पहली डोज लेंगे और उसी से आपको आराम आने लगे। ऐसी दवाइयों की हमें जरूरत क्यों है, ये आपको जानने के लिए दर्द को अच्छे से समझना पड़ेगा। दर्द जो हम महसूस करते हैं वो खाली इंजरी से रिलेटेड नहीं होता है, बल्कि इस बात से भी इन्फ्लुएंस होता है कि हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस कैसे करता है। उस सिग्नल को, दर्द के सिग्नल को जो कि एक इंजरी से जनरेट होता है, उसको भी मॉड्यूलेट किया जा सकता है, यानी कि चेंज किया जा सकता है, जिससे हमारे दर्द के एहसास में फर्क आएगा। आप इसके बारे में अगर और जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने विस्तार से अपने एक वीडियो में बात करा है जिसका नाम है नर्व ब्लॉक्स। उसमें हम विस्तार से बात करते हैं कि पेन का सिग्नल क्या होता है, कैसे जनरेट होता है और कैसे मॉड्यूलेट होता है। और मेरी आपसे ये राय रहेगी, अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो ये लिंक ऊपर दिया है, इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर हम संक्षेप में बात करें तो ये दोनों दवाइयां यानी कि एमिट्रिप्टिलिन या नॉरट्रिप्टिलिन, ये हमारे शरीर में केमिकल्स में बदलाव लाती है। कौन से केमिकल्स? इनका नाम है सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। और ये दोनों केमिकल्स इन्वॉल्व हैं हमारे पेन के सिग्नल को प्रोसेस करने में, यानी कि उसको इंटरप्रेट करने में, जिस तरीके से हम उसको महसूस करते हैं उसमें चेंज आने की वजह से हमारे दर्द में आराम आता है। एक और चीज अगर मैं संक्षेप में बताना चाहूं तो हमारे शरीर में एक ब्रेक लगी होती है एक तरीके की, जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग इनहिबिटरी सिस्टम। और इस ब्रेक को ये दोनों केमिकल्स इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जो पेन का सिग्नल हमारे दिमाग तक जा रहा है उसको भी ये कम कर सकते हैं या उसको भी ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अगर आसान भाषा में समझाना चाहूं तो मान लेते हैं कि एक अलार्म बज रहा है बहुत जोर से, तो ये उस अलार्म को ऑफ नहीं कर सकते हैं, बट उनका जो साउंड है उसको ये टर्न डाउन कर सकते हैं। और जब वो थोड़ा शांत हो जाता है तो वो उतना तंग नहीं करता है और वो उतना ज्यादा हमें तकलीफ नहीं देता है। तो ये दवाइयां बेस्ट काम करती है नर्व रिलेटेड पेन। नर्व रिलेटेड पेन माने तो नर्व रिलेटेड पेन जैसे कि सियाटिका, जैसे कि डायबिटीज की वजह से जो नसों में डैमेज आता है, जैसे कि अगर सर्जरी के बाद किसी नस पे चोट आ जाए उसकी वजह से जो दर्द उठता है, या हर्पीज जैसे इन्फेक्शन के बाद जो दर्द आता है जिसे हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया बोलते हैं। ये सारे एग्जांपल हैं नसों के दर्द के, उनमें ये दवाइयां और ज्यादा अच्छे से काम करती हैं। इसके अलावा एमिट्रिप्टिलिन खास करके और भी चीजों में इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि माइग्रेन जैसे हेडेक्स में, या टेंशन टाइप हेडेक में, या कभी कभी फाइब्रोमाल्जिया जैसी कंडीशंस में, या डिप्रेशन या एंजाइटी से रिलेटेड अगर कोई दर्द हो उनमें, कभी कभी एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट के दर्द में, ऐसी और बहुत सारी कंडीशंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कई इंडिकेशंस ऑफ लेवल हैं,
यानी कि उनके ऊपर लाइसेंस नहीं है, बट उनको काफ़ी समय से इन कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किया गया है। सो इसलिए ऐसी कंडीशंस में भी हम इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरा सवाल है कि इन दवाइयों को सेफली कैसे लेना है। इसमें कीवर्ड है सेफली। तो ये दवाइयाँ दोनों की दोनों एमिट्रिप्टिलिन और नॉरट्रिप्टिलिन दोनों टैबलेट फॉर्म में आती हैं। अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं, जैसे कि कॉमनली अवेलेबल स्ट्रेंथ जो है वो 10 मिलीग्राम की, 25 मिलीग्राम की, 50 मिलीग्राम की या 75 मिलीग्राम की है। एमिट्रिप्टिलिन के केस में 100 और 150 मिलीग्राम की भी स्ट्रेंथ आती है। ये अकेले मिल सकती है, यानी कि खाली एक ही दवाई होगी उस गोली में, या कॉम्बिनेशन में मिल सकती है और नसों की दवाइयों के साथ। कॉम्बिनेशन में ज्यादातर इन्हें प्रीगैबलिन या गाबापेंटिन, जो कि और नसों पे काम करने वाली दवाइयां हैं, उनके साथ में ये बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। जब भी हम दवाई इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, ऐसी वाली दवाइयां, हम उनको हमेशा लो डोज पे शुरू करते हैं और धीरे धीरे डोज बढ़ाते हैं, ताकि आपकी बॉडी को एकदम से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स ना हो, और अगर लो डोज पे असर आ जाए तो हमें हाई डोज इस्तेमाल ना करनी पड़े। जब हम दवाइयों को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो जरूरी है कि इनको एक निर्धारित समय पे लिया जाए, और ज्यादातर ये दवाइयां रात के समय में इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि दी जाती हैं, क्योंकि एक साइड इफेक्ट जो इनसे हो सकता है वो है थोड़ा सा नींद आना। तो उसको हम अपने फायदे के लिए यानी पॉजिटिवली यूज करते हैं। अगर रात को देंगे, दर्द की वजह से नींद खराब हो रहा है और इन दवाइयों से नींद आती है, तो वो प्रॉब्लम भी थोड़ी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और इनको अगर थोड़े लंबे समय के लिए लिया जाए तो एकदम से स्टॉप करने के लिए मना किया जाता है, कि इसको धीरे धीरे टेपर करके बंद करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या ये दवाई आपके दर्द की जो प्रॉब्लम है, जो कंडीशन है, उसको क्योर कर रही है या सिर्फ आराम दे रही है? अहम सवाल है, जरूरी सवाल है, बट इसका सच में जवाब यह है कि ये क्योर नहीं कर रही है, ये आपको आराम दे रही है। अब अगर हम बात करें डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम में, तो जो हम डायबिटीज में शुगर कंट्रोल के लिए दवाई लेते हैं, क्या वो आपको क्योर कर रही है? ब्लड प्रेशर में जो हम ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए दवाई लेते हैं, क्या वो आपको क्योर कर रही है? नहीं। ऐसे ही बहुत बार दर्द इतना ज्यादा या इतने लंबे समय तक रहता है कि वो हमारी जिंदगी को एक तरीके से रोक देता है। जो हम करना चाहते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी डेली एक्टिविटीज, वो सब लिमिट होने लगती हैं। तो ऐसी कंडीशंस में दर्द को कंट्रोल करना, जैसे कि डायबिटीज में शुगर को कंट्रोल करना या ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, वैसे ही हो जाता है। यानी कि इसको कंट्रोल करना भी उतना ही अहम है। क्योर इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंट्रोल करना भी उतना ही अहम है। और अगर ये अच्छे से काम करें तो 30 से 50% आपका दर्द कम कर सकती हैं। जैसे कि हमने पहले बात करी थी अलार्म का जो साउंड की इंटेंसिटी है उसको कम करने की, वैसे ये 30 से 50% तक आपको रिलीफ दे सकती हैं। तो इसको आप एक तरीके का सपोर्टिव टूल मान करके चल सकते हैं। जब तक आपकी बॉडी हील करती है या और कोई चीज आपको परमानेंट क्योर या आराम देती है, तब तक के लिए इसको एक सपोर्टिव टूल की तरह बिल्कुल देखा जा सकता है। एक और अहम सवाल जो बहुत लोगों के मस्तिष्क में आता है कि हम इसको लंबे समय तक लेंगे तो कहीं हमारी किडनी और लिवर तो नहीं बैठ जाएंगे? तो सरल भाषा में जवाब नहीं। ज्यादातर हेल्दी एडल्ट्स के लिए ये दवाइयां सेफ हैं और ये कोई लिवर या किडनी डैमेज नहीं करती हैं। हाँ, लेकिन अगर आपका पहले से लिवर या किडनी का प्रॉब्लम है तो जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को बताएं, ताकि वो उसको मॉनिटर कर पाएं और साथ ही साथ आपकी दवाई की डोज को एडजस्ट कर पाएं। बहुत अनकॉमनली लिवर में थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन ऐसा होना की संभावना काफी कम है, तो इसके लिए हमें व्यर्थ चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एक और सवाल, अगर दोनों दवाइयाँ एक जैसी हैं तो आखिर दो दवाइयाँ क्यों, फर्क क्या है? जब मैं अपने मरीजों को बताता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों भाई बहन की तरह हैं, मतलब काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं। लेकिन जो एमिट्रिप्टिलिन है वो बड़ा भाई है, यानी कि वो बहुत समय से है। नॉरट्रिप्टिलिन उतनी पुरानी नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जो रिसर्च हुई है वो एमिट्रिप्टिलिन पे हुई है। और वो बड़ा भाई है इसलिए वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, यानी कि जो भी उसके इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स आते हैं, चाहे वो नींद का हो, चाहे वो मुंह सूखने का हो, वो सब थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो इन दवाइयों में से चूज करते समय अगर कोई ओल्ड फ्रेजाइल ऐसा पेशेंट है तो हम ऑब्वियसली हल्की वाली दवाई पे जाएंगे। लेकिन अगर कोई यंग पेशेंट है जिसे नींद की बहुत परेशानी हो रही है, जिसका दर्द बहुत ज़्यादा है, तो हम स्ट्रॉन्ग वाली पे जाएंगे। प्लस कुछ इंडिकेशंस में फ़र्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमिट्रिप्टिलिन की इंडिकेशंस थोड़ी सी अलग से भी हैं, जिसमें वो ज़्यादा कारगर मानी जाती है या उस पर ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है, इसलिए वो प्रेफरेंशियली यूज़ करी जाती है। सो ये जो चॉइस है कि कौन सी दवाई देनी है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी दर्द किस प्रकार की है, किस चीज़ों को रिस्पॉन्स करेगी, आपका जनरल हेल्थ कैसा है और मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या है, उन सबको देखते हुए दोनों में से कौन सी दवाई देनी है, या आपके डॉक्टर आपके लिए चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक दवाई दूसरी से बेहतर है, आपके लिए कौन सी बेस्ट है ये एक चॉइस का विषय है जो आपके लिए आपके डॉक्टर करेंगे या आपको करने में मदद करेंगे। क्योंकि इन दवाइयों का एक साइड इफेक्ट नींद है, तो इसलिए बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या ये एक स्लीपिंग पिल है? नहीं, ये एक स्लीपिंग पिल नहीं है, ये एक दर्द की दवाई है, ये एक डिप्रेशन की दवाई है, और इनका साइड इफेक्ट है नींद आना, जिसे हम अपनी फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि लंबे रहने वाले दर्द में ऐसी बहुत सारी कंडीशंस है जिनमें रात में दर्द बढ़ जाता है या नींद आना दर्द की वजह से मुश्किल हो जाता है, तो उन कंडीशंस में ये हमें खास फायदा पहुंचाती है, या उन कंडीशंस
कंडीशंस के लिए प्रेफरेंशियली यूज की जाती हैं। तो अगला सवाल, दवाई कौन सी लेनी है डिसाइड हो गया, बट किस डोज पे लेनी है। तो दर्द की कंडीशन के लिए नॉरट्रिप्टिलिन को ज्यादातर 10 से 50 मिलीग्राम की डोज में इस्तेमाल किया जाता है दिन में एक बार। कई कंडीशंस में हम 75 तक भी जाते हैं। एमिट्रिप्टिलिन को भी इसी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, इसी डोज में 10 से लेके 75 मिलीग्राम तक दर्द के लिए। डिप्रेशन के लिए इनकी डोजेस अलग हो जाती हैं, बट पेन के लिए जनरली वी स्टिक टू दीज डोजेस। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि स्टार्ट लो एंड गो स्लो, यानी कि कम डोज से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, जब आराम आएगा तो वहां पे रुक जाएंगे। अगर कोई एल्डरली पेशेंट है या किसी को लिवर किडनी की प्रॉब्लम है तो उसमें और भी कॉशन रखने की जरूरत है, और भी स्लो डोज एस्केलेट करने की जरूरत है, या लोअर डोज से शुरू करना और भी अहम हो जाता है। तो अब चलते हैं कि हमने दवाई लेनी शुरू कर दी, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दोनों के साइड इफेक्ट्स सिमिलर है, जैसे कि हमने बोला कि एमिट्रिप्टिलिन के थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। नींद आना, चक्कर आना, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम होना, सुबह उठने में प्रॉब्लम होना, थकान लगना, मुंह का सूखना, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन होना। जरूरी बात यह है कि ये सारे साइड इफेक्ट जरूरी नहीं है हो, लेकिन ये हो सकते हैं, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, हम सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर सकते, बट कॉमनली जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसी मरीज में, खास करके मेल्स में, अगर उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो या उसके अलावा भी यूरिन में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि यूरिन ठीक से फ्लो नहीं आना उसका, या उसको शुरू करने में प्रॉब्लम होना, या ऐसा लगना कि मुझे जितनी बार मैं नॉर्मली जाता हूँ उतनी बार नहीं जाना पड़ रहा, ये सब देखा जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी ब्लड प्रेशर लो होना या सर में थोड़ा दर्द होना, ये सब भी देखा जाता है। किसी मरीज में वजन भी बढ़ने का चांस रहता है। जिन लोगों में हार्ट ब्लॉक जैसी कंडीशन हो या आंखों का प्रेशर बढ़ा हुआ हो, जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं, उनमें भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की जरूरत रहती है अगर ये दवाइयां हम यूज करें तो। उसके अलावा सीरियस साइड इफेक्ट्स जैसे कोई सीवियर मूड चेंज या सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें बॉडी जो है एक एजिटेशन की तरफ चली जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होने लगता है, ट्रेमर्स होने लगते हैं, ये सब चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें, सीरियस मूड चेंजेस या सेरोटोनिन सिंड्रोम, रेयर है, लेकिन क्योंकि किसी में हो सकती हैं इसलिए हमें इस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स होने लगे तो ज़रूरी है इन दवाइयों को बंद करके अपने डॉक्टर से इमीडिएटली परामर्श किया जाए। अब एक और अहम सवाल, हमने दवाई लेनी शुरू कर दी, डोज भी पता चल गई, कब लेनी है ये भी पता चल गया, तो और जो दवाइयाँ हम ले रहे हैं क्या उनके साथ कोई इंटरेक्शन हो सकता है? हाँ, ऐसा बहुत सारी दवाइयों के साथ हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब डॉक्टर आपके ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करें तो आप उनको और जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनके बारे में ज़रूर बताएं। कभी कभी दवाइयाँ इंटरैक्ट करती हैं और सेरोटोनिन सिंड्रोम जैसी रेयर कंडीशंस जो हैं या अनकॉमन कंडीशंस जो हैं वो हो सकती हैं। खास करके अगर आप माइग्रेन और डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं तो ये आपको अपने डॉक्टर को बताना और भी ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी और सिडेटिव मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या अल्कोहल के साथ इनको कंबाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सिडेशन का जो साइड इफेक्ट है वो बढ़ सकता है। तो अब हमने दवाई लेनी भी शुरू कर दी, साइड इफेक्ट भी समझ लिए, तो अब सवाल यह है कि आराम कब आएगा। जैसे हमने बात करी पहले भी, ये नॉर्मल पेन किलर से थोड़ा हट के हैं, इनका आराम आने में समय लग सकता है, 2 से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं हमारे को सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने में। तो हम अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक गोली ली और आज ही बेहतर हो जाएंगे तो ऐसी होने की संभावना कम है। तो एक्सपेक्टेशंस को अगर हम रियल रखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको 1-2 दिन खा के छोड़ देते हैं कि कोई आराम तो आया नहीं, बट ये दवाइयाँ अलग तरीके से काम करती हैं, इन्हें काम करने में समय लगेगा। और जब वो काम करने लगती हैं तो बहुत बार वो एक सिग्निफिकेंट और प्रोफाउंड इफेक्ट देती हैं विच कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन हु हैज बीन हैविंग लॉन्ग टर्म पेन। सो इन द एंड, टू समराइज दिस वीडियो, ये दवाइयाँ सेफ हैं अगर अपने डॉक्टर की गाइडेंस में उनके कहे अनुसार ली जाएं। ये दवाइयाँ नर्व रिलेटेड पेन में ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं। ये काम करती हैं नर्व के सिग्नल को, यानी कि पेन को हम जो महसूस करते हैं उसके सिग्नल को मॉड्यूलेट करके। साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं लेकिन यूजुअली दे आर माइल्ड और उनको आराम से मैनेज किया जा सकता है दवाइयों को चेंज करके या उनकी डोज को एडजस्ट करके। इनको काम करने में समय लगेगा तो थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है। ये आपकी स्लीप इंप्रूव कर सकते हैं या आपकी डेली फंक्शनैलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। ओवरऑल ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं और आपको दर्द मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सारी जानकारी आपके काम आएगी और आपको इस पूरे वीडियो से यूजफुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, खास करके अगर आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं। योर encouragement means a lot for us. So my request to you, please do like the video and subscribe to the channel so that we are encouraged to make more and more content for you. And if there is anything specific you would like us to make a video on, please put it in the comment section. अगर हमें काफ़ी requests मिलेंगी और वो पेन से related condition होगी तो उस पर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। Thank you for listening to me.